हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग ना। हमने फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स को ख़त्म कर दिया। अब थोड़ा रिकल कीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा उसमें। प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क से शुरू करके एसएस लव उसके अंदर आया, सब कुछ पढ़े और हमने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन जब फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स में जो तथ्य था यानी जो थ्योरी था वो हमारे विश्व में यानी हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ जो जो घटनाएं घटता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो सारा कुछ बता नहीं पाया। उसमें से कुछ लैकुना रह गया या समथिंग द फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन दैट, है ना। उसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे हमने जब पीवी प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क के बारे में पढ़ा, कहाँ पर ना, पिस्टन में जब फिगर करके हम पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे द पिस्टन इज ओनली मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर जोन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। या प्रेशर अगर गैस का है तो ये लो प्रेशर एरिया की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। तो दैट इज वी आर टेलिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी अंदर का गैस का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपांड होता है, यानी बाहर का प्रेशर कम था। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा था तो क्या होता था, गैस को कंप्रेस करता था, यानी बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो अंदर आना था, कम प्रेशर की तरफ आता था। तो वो कहता था कि द गैस कैन फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। बट द फास्ट लॉ डिड नॉट फोकस दैट वेदर द गैस कैन फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर और नॉट, ये नहीं बताया। वो हमने उसको लिखा है लिमिटेशंस ऑफ फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 क्या, कैन गैस फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, आइदर यस और नो। थर्मोडायनेमिक्स का फास्ट लॉ ये बताया नहीं हमको, यानी इट मिसेस टू एक्सप्लेन दिस। दूसरा क्या है, इसी के ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम देख रहे हैं जब कोई झरना है, पानी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता है इतना तेज ना, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा नीचे से पानी पहाड़ के ऊपर जाता हो, कभी देखा है। लेकिन फास्ट लव थर्मोडायनेमिक्स भी ये बात नहीं बताया, क्योंकि वो बोलता है द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विथ एन इक्विवेलेंट अमाउंट, है ना। तो अगर इसी के थ्रू हम समझेंगे, वो क्यों संभव नहीं है, लेकिन उसको थर्मोडायनेमिक्स फास्ट लॉ नहीं बताया है। दूसरी बात, मान लीजिए आप एक घर में रूम टेम्परेचर है, वहाँ एक आप गर्म चाय का कप रख लीजिए, गर्म चाय का कप, है ना। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या, कप बिल्कुल ठंडा, चाय ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर वही ठंडा चाय उधर ही हम रखें तो गर्म क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। वही टेम्परेचर सेम, अगर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, वही रूम टेम्परेचर में गर्म क्यों नहीं हो जाता है, यानी हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो कोल्ड एंड टू हॉट एंड। हम देखते हैं ये हॉट था चाय, तो अभी क्या हुआ, हीट बाहर निकल गया। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का फास्ट लॉ ये नहीं बताया कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड। अब हमने भी लिखा है कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, ये भी नहीं बताया है फास्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अनदर लैकुना। जैसे हम ओपन सिस्टम कर रहे थे, ओपन सिस्टम में पानी उबाल रहे थे, पानी का जो गर्म पानी अगर उसमें रख दें तो गर्म पानी ठंडा होकर बाहर चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गर्म पानी का हीट ज़्यादा था। तो फ्रॉम हायर एंड टू कोल्ड एंड को, यानी हॉट एंड टू कोल्ड एंड को जाता था हीट। लेकिन कोल्ड एंड से हॉट एंड को आता था क्या, या आ सकता है क्या, इज इट पॉसिबल और इज इट फिजिबल, ये नहीं बताया था फास्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्या है, जब हम पीवी मैकेनिकल वर्क पढ़ते थे, प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क, तो वहाँ भी एक सवाल आता था, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट सारा हीट क्या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है क्या। अगर हम जितना हीट अप्लाई किया सभी हीट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात भी फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो हमने ये लिखा है हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये बात नहीं बताया फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात को एक्सप्लेन नहीं किया है नो। तो इसी वजह से to remove all these to compensate all these limitations, the second law of thermodynamics come into existence, है ना। तो उसके लिए कुछ नया टर्म्स है हमारे, जैसे एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब टर्म हम पढ़ेंगे पहले, है ना।
तो उसको जानने के लिए पहले फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गए आप? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम उससे कहते हैं द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी in a specified direction and under a specified condition। यानी कोई भी अगर एक प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है, उसको बाहर का कोई एजेंसी का हेल्प नहीं चाहिए, विदाउट द हेल्प ऑफ इन एक्सटर्नल एजेंसी, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और एट सुइटेबल कंडीशन में, और स्पेसिफाइड कंडीशन में एक डायरेक्शन में चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गए ना? एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, आप दिया जलाते हो ना, दिया में अगर घी डला हो और दिया रेडी है, आपने उसमें मैचिस लगा जला दिया तो दिया जलता ही रहेगा, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना? दिया जलता ही रहेगा और आपको लगाना नहीं पड़ता है और मैचिस हर वक्त उसमें आग नहीं दिखाना पड़ता है, वो जलता ही रहता है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या दो तरह के होते हैं, हमने यहाँ लिखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, है ना? और दो तरह के क्या है, विथ इनिशिएशन एंड विदाउट इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स समथिंग इज नीडेड टू इनिशिएट इट, उसको शुरू करने के लिए कुछ किसी का हेल्प चाहिए। जैसे हम बात कर रहा था वही दिया जलाने के बाद, दिया में जब तक हमने मैचिस लेके आग नहीं लगाया है वो जलेगा नहीं, जलेगा क्या? नहीं जलेगा, वैसे ही रहेगा, उसमें चाहे घी डलाओ तेल डलाओ सब कुछ हो उसमें, जब तक हमने आग नहीं लगाते हैं वो जलेगा नहीं। तो दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड्स इनिशिएशन। घर में जैसे आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में जब तक हमने आग नहीं लगाएंगे तब जलेगा क्या? वो नहीं जलेगा, लेकिन जलने के बाद दैट विल कंटिन्यू, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट इट नीड्स सर्टन इनिशिएशन। उसको शुरुआत चाहिए, शुरुआत के लिए जैसे हम शुरुआत कर देते हैं तो इट बिकम्स कंटिन्यूस, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत ही नहीं होती है। मान लीजिए आप पानी कहीं रख लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं भी पानी रखिए, इट विल स्टार्ट एवापोरेशन, वो एवापोरेट होता रहता है, हमेशा होता रहता है, एंड इट इज ए कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज थ्रू आउट कंटिन्यूस, नथिंग इनिशिएशन इज एसेंशियल हियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन। हमने लिखा है एग्जाम्पल, आप देखिए विथ इनिशिएशन क्या हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, इग्निशन, यानी को आग लगाना पड़ता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उड़ जलता है ना, तो ये विथ इनिशिएशन। दूसरा क्या है, CH4 गैस प्लस 2O2 मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ भी हमको क्या चाहिए? इग्निशन। जब तक हम इग्निशन यानी जलाएंगे नहीं या उसमें आग नहीं लगाते हैं वो कभी जलेगा नहीं। तो दोज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन। आप समझ गए? और विदाउट इनिशिएशन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे H2O लिक्विड, H2O गैस एंड वेपर होता है कंटिन्यूसली, और एक HCl प्लस NH3, HCl गैस, NH3 गैस, NH4Cl सॉलिड। विदाउट इनिशिएशन, यहाँ इनिशिएशन की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप HCl में NH3 डाल दो, वो अपने आप NH4Cl चलेगा, कन्वर्ट होता रहेगा, है ना? तो यहाँ इनिशिएशन की कुछ जरूरत नहीं होती है। समझ गए आप? नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? द प्रोसेस व्हिच नीड्स टू टेक्स प्लेस द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, यानी इसका विपरीत है, उसको कोई एजेंसी का बाह्य एजेंसी का यानी बाहर का कोई एजेंसी का हमेशा मदद चाहिए होता है टू कंटिन्यू इट, उसके चलने के लिए किसी का मदद की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे ट्यूशन होते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं, कई बच्चे विदाउट इनिशिएशन और कई बच्चे होते हैं विथ इनिशिएशन, किन्हीं को इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती है। टीचर उनको मान लीजिए जो कॉलेज में पढ़े आए घर में अपने आप पढ़े, अपने आप एक बार वहाँ टीचर से हो गया, लेकिन यहाँ ट्यूशन के बगैर या विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन, सम चिल्ड्रन आर देयर नॉट टू कोप विद देयर स्टडीज, उनका पढ़ाई उनको अच्छा नहीं आता, यानी किसी का मदद उनको हमेशा चाहिए होता है। तो वो हो गया क्या? विथ इनिशिएशन, और ये भी अगर विथ इनिशिएशन बट एक बार इनिशिएशन होता है। समझ गए आप? और तो कई पैदाइशी बिल्कुल इनिशिएशन वगैरह भी होते हैं, ऐसे हिस्ट्री में हमारा है ना।
तो लेकिन हम यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस का देखिए, जैसे ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन इट कंटिन्यूस है ना। 2H2O लिक्विड और लिक्विड सीट हम अगर H2O को डिकम्पोज करना चाहते हैं, यानी उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलना चाहते हैं, तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वी कैन डू, इट विल कन्वर्ट इनटू रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट so long as electric discharge charge is there present, electricity is applied to that, it will happen. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बंद कर देंगे that will be stopped. तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टानियस प्रोसेस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे नॉन स्पॉन्टानियस प्रोसेस है और बहुत सारे स्पॉन्टानियस प्रोसेस हैं, हर वक्त चलता रहता है, नो इनिशिएशन है ना, हर वक्त वो चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो स्पॉन्टानियस प्रोसेस हम पढ़े और नॉन स्पॉन्टानियस पढ़े, हम ये स्पॉन्टानियस प्रोसेस क्यों पढ़े? मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव टू दिस स्टडी दिस स्पॉन्टानियस प्रोसेस। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, whether that reaction is spontaneous in nature or non spontaneous in nature, या रिएक्शन स्पॉन्टानियस होने के लिए कुछ हमको इनिशिएशन की चाहिए, है ना। स्पॉन्टानियस रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? वो जो स्पॉन्टानियस कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टानियस होता है तो उसके पीछे राज क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इसी को हम बोल रहे हैं विदाउट इनिशिएशन HCl plus NH3 gives NH4Cl, that is a without initiation and it is a spontaneous process. But why it is spontaneous process? What's the cause behind this? So that is very important to know, no? So criteria for spontaneity हमने लिखा है, spontaneous का कारण क्या, what are the criterias? आप देखें, हमने पढ़ा है जितना हम देखेंगे, जिस रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी इफ एट द टाइम ऑफ रिएक्शन द हीट इज एवॉल्व्ड, तो सारे रिएक्शंस क्या होते हैं? स्पॉन्टानियस होते हैं। हमने वही अभी बात बोला, लकड़ी को जलाया, दैट इज स्पॉन्टानियस, है ना। वो स्पॉन्टानियस क्यों स्पॉन्टानियस हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? क्योंकि आप ये याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये फंडामेंटल ऑफ साइंस भी है। इस संसार में, इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस वांट टू रेस्ट एट द मिनिमम एनर्जी लेवल। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त काम आता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर इट, लाइफ का भी फंडा यही है। एवरी सब्सटेंस or everything in this universe always try to or tend to remain at minimum level of energy. ऐसे क्यों, कैसे, मैंने क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? ये तो फंडामेंटल साइंस है, हम डेली लाइफ में देखते हैं। आप बोलेंगे सर अगर कोई आदमी के पास पैसा होता है तो पैसा के पीछे भागता है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो एनर्जी उसका बढ़ता रहता है। आप बोलेंगे पैसा होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, वो बहुत उसका पावर भी ज़्यादा होगा ना। लेकिन बच्चे हैं, आप देखिए, एक आदमी अगर पैसा के पीछे भागेगा भागेगा, बहुत ही विल बी मिलियनर, बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा वैसा, उसके जिंदगी में ऐसा टर्न आएगा, या व्हेन ही विल अप्रोच टू द ओल्ड एज एंड नथिंग इज मीनिंगफुल फॉर हिम, उसका आंख को दिखेगा नहीं, चल नहीं सकता, वैसे लगेगा, वो बोलेगा यार ये सारे बेकार हैं, ये जिंदगी में मैंने जो कुछ कमाया, जो कुछ पाया, इट इज यूजलेस फॉर मी, नाउ आई वांट रेस्ट, मेरे को रेस्ट चाहिए। आप कभी कभी देखें, बहुत पापा जी हो या कोई बहुत काम करके आते हैं, थक के घर में बैठ जाते हैं, उफ आई नीड पीस। यानी हर आदमी चाहता है टू रेस्ट एट मिनिमम एनर्जी लेवल, क्योंकि मिनिमम एनर्जी लेवल पे ही वी गेट द ऑप्टिमम पीस, ठीक है। वैसे ही कोई पदार्थ अगर है, कोई सब्सटेंस है, वो जब मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहता है, इट लास्ट लॉन्ग, वो आराम से रहता है। वैसे हर वस्तु इस संसार में, एवरीथिंग टेंड्स टू रेस्ट एट मिनिमम एनर्जी लेवल, है ना। तो जस्ट हम अभी बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट इज दैट? इट एवॉल्व्स द एनर्जी, एनर्जी को छोड़ता है। तो एनर्जी को छोड़ेगा मीन्स क्या होगा? इसका एनर्जी घटेगा। जैसे इसका एनर्जी घटेगा तो इट विल क्या होगा? इट विल at minimum level of energy और minimum state of energy, आप समझ गए। तो ये क्या होगा? it will spontaneous, क्योंकि सभी चाहते हैं ना हम मिनिमम एनर्जी के लेवल चले, मिनिमम एनर्जी लेवल के ओर चले ना। तो अगर ये चाहता है, ये जाता है बाय एक्सोथर्मिक, तो इट विल बी स्पॉन्टानियस प्रोसेस, आप समझ गए। यानी
ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, यानी हम देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना एक क्राइटेरिया है। लेकिन ऐसे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो स्पॉन्टेनियस है। कैसे स्पॉन्टेनियस है? हमने अब यहाँ लिखा है, देखिए, डेल्टा इज डिक्रीज इन एनर्जी इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। हम स्पॉन्टेनियस के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक क्राइटेरिया उसको बता नहीं सकते, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ए टेंडेंसी फॉर स्पॉन्टेनियस। हम ये कह सकते हैं जितने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उनका एक टेंडेंसी टू बी स्पॉन्टेनियस, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शंस जैसे एवापोरेशन वाटर में बात करा था, वाटर अगर एवापोरेट होता है दैट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लेकिन वहां क्या होता है दैट इज एंडोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक नहीं है। और डिसोल्यूशन ऑफ NH4 HCl, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को डिसोल्यूशन कर दें तो वो भी एंडोथर्मिक है, बट इट इज का स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ क्या हो गया, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक अगर होगा तो जरूर वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन उसके साथ कुछ भी एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। तो हम इतना बस कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर हैविंग ए टेंडेंसी टू बी स्पॉन्टेनियस, बट वी कैन टेल एंडोथर्मिक्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा इसके पीछे राज है जो इट मेक्स ए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, है ना, we'll discuss now। और एक क्राइटेरिया है फॉर स्पॉन्टेनिटी, दैट इज रैंडमनेस। व्हाट इज दिस रैंडमनेस, है ना। मान लीजिए आप एक बैलून लाइए, एक गैस भर दीजिए। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस इसमें भर दिया। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस भर दिया। बैलून अब बड़ा हो गया है, इसका मुंह बांध दिया है। वहाँ किसी जगह पे एक आप छेद कर देना, एक पिन पॉइंटेड होल कर देना, तो क्या होगा, ये गैस इसमें निकल के बिल्कुल एयर में घुल मिल जाएगा, है ना, तुरंत। तो आप देखिए व्हाट इज रैंडमनेस। यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स थे दे वर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, और वो सारे क्या होते थे, एक सिस्टम में थे, एक बिल्कुल उसी के अंदर ही थे ना। लेकिन हमने जैसे ही खोला ये बिल्कुल भागे, कहाँ किधर कौन गया किसी को पता ही नहीं चला, किधर ये किधर गैस गए किसी को पता नहीं चला, कहाँ किससे मिल गया। यानी उनका रैंडमनेस बढ़ गया, द डिस्टर्बेंस वे ऑफ डिजॉर्डरनेस। यहाँ एक चैनलाइज होके थे, एक सिस्टमेटिक थे, लेकिन उधर क्या सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं, कौन किधर गया उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो दैट इज वी कैन टेल दैट द इंक्रीज इन द डिजॉर्डरनेस, दैट इज नोन एज रैंडमनेस। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप मान लीजिए, कभी स्कूल में देखे होंगे, जैसे स्कूल की लंच की घंटी बजती है, छुट्टी की घंटी बजती है, क्लासरूम से जब बच्चे निकलते कंधे पर बैग डाल के, आप देखें कितना जल्दी वैसे भागते हैं, कौन किधर जाता है किधर दौड़ता है आपको पता ही नहीं चलता। यानी दे वर इन ए क्लासरूम इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर, है ना। तो वहां रैंडमनेस नहीं था, वहां रैंडमनेस नहीं था, या अगर था दैट वाज वेरी मिनिमम। लेकिन जब भी घंटी बजा वो बाहर जब आए रैंडमनेस बिल्कुल बढ़ता गया, है ना, रैंडमनेस बिल्कुल बढ़ता गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक खत्म नहीं होता है, यहाँ से गैस ही चलेगा। बच्चे भी जब अंदर से जब तक खत्म नहीं होते तब ये भागेंगे। तो दैट इज ए ऑल्सो ए केस ऑफ रैंडमनेस एंड इंक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। समझ गए आप। जैसे सिनेमा में सिनेमा खत्म होता है, कैसे उनके उसके अंदर से हल्के अंदर से निकलते, यू कैन सी दैट the randomness of the system is getting increased or the disorderness of the system is getting increased, है ना। एक तरफ बैठे थे मान लीजिए जेंट्स, एक तरफ लेडीज, या कोई बैठा था बालकनी में, कोई बैठा था नीचे, लेकिन जब बाहर निकलते हैं सारे इकट्ठे निकलते हैं, इतना डिजॉर्डर में निकलते हैं किसी को कोई पता ही नहीं था, हम किसी को ढूंढ नहीं सकते आसानी से, नो। सो दैट इज इंक्रीज इन द रैंडमनेस और डिजॉर्डरनेस। तो रैंडमनेस किसे कहते हैं? द एक्सटेंट ऑफ डिजॉर्डरनेस, एक्सटेंट ऑफ डिजॉर्डरनेस, कितना उसके अंदर डिजॉर्डर है ना। तो जिसका डिजॉर्डर बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। हमने यहाँ देखा अगर गैस से निकलता है इसका डिजॉर्डरनेस बढ़ता है तो क्या होता है ना, इसका कॉन्टिन्यूटी चलता है, यानी स्पॉन्टेनिटी होता है।
तो ये रैंडमनेस का जो इसके पीछे कौन सा फैक्टर्स है जो रैंडमनेस को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो उसको हम पहले देखेंगे। रैंडमनेस का पहला क्राइटेरिया है द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा कॉम्प्लेक्सिटी, फिफ्थ केमिकल डिकम्पोजिशन, सिक्स इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, सेवन डिसोल्यूशन। ये सारे भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रैंडमनेस को। फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फिजिकल स्टेट क्या है? रैंडमनेस किस में सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? आप सोचिए, सबसे ज्यादा गैस में होगा। बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स इज वेरी हायर मैक्सिमम, है ना। तो वो भाग नहीं सकते। लिक्विड में उससे थोड़ा कम है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल में दे आर मोबाइल इन नेचर, है ना। लेकिन जब गैस के जाते हैं, गैस के तरफ जाते हैं, तो गैस इज प्योरली फ्री, दे आर वेरी डिजर्ड इन देयर नेचर। तो इनका क्या है, रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। किसका? गैस का। दूसरा, टेम्परेचर कैसे करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है ना, उनका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स गेट्स इंक्रीज्ड, है ना। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। और कौन सा? प्रेशर क्या होगा? आप सोचिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रैंडमनेस विल डिक्रीज, है ना। अगर गैस के ऊपर प्रेशर देंगे तो गैस क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स भी कम क्लोजर, वेरी कम क्लोजर, दे विल सेटल इन ए प्रॉपर ऑर्डर, और रैंडमनेस विल बी डिक्रीज, और डिजर्डनेस विल बी डिक्रीज। उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो तो रैंडमनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए हम ईट को रखते हैं, बिकॉज ईट आर इन ए रेगुलर शेप एंड साइज, ईट को अगर हम एक जगह जमा करते हैं ना, समझ रहे हैं आप, ईट, तो क्या होगा, ब्रिक्स दे विल बी अरेंज्ड इन ए वेरी प्रॉपर मैनर, बिकॉज दे आर हैविंग ए वेरी परफेक्ट शेप, समझ गए। अगर हम कॉम्प्लेक्स, यानी जो हमारा रास्ते में बोल्डर्स होते हैं, उनका साइज इज नॉट फिक्स्ड, दे आर इन कॉम्प्लेक्स इन देयर स्ट्रक्चर, और फिजिकल स्ट्रक्चर दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसको हम अगर रखेंगे तो दे विल बी वेरी डिजर्ड, और डिजर्डरली दे विल बी केप्ट देयर। इनका उसके अंदर रैंडमनेस बहुत होगा। जो रास्ते के साइड में देखते होंगे आप, कहीं ये जमा हुआ है, बोल्डर्स जमा हुए, और कहीं ईट जमा हुए, तो ईट विल बी इन ए प्रॉपरली, यू कैन टेल दैट इन ए क्रिस्टलाइन मैनर दे विल बी अरेंज्ड, नो, रेगुलर ईट हम जब जमा करते हैं ना। लेकिन उसको जो जमा करते हैं दैट इज प्योरली इन ए डिजर्डर मैनर ना। तो डिजर्डनेस कहाँ बढ़ता है, कहाँ बढ़ जाता है, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर सिंपल में मान लीजिए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2O2, दे विल बी अरेंज्ड इन इजी मैनर। मान लीजिए सोडियम एटम, यानी एक ही एटम है, तो दैट विल बी इन ए रेगुलर मैनर। अगर हम कॉम्प्लेक्स NaCl ले या H2O ले, तो देयर स्ट्रक्चर विल बी समवॉट कॉम्प्लेक्स, तो उधर क्या होगा, उधर रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे करता है? अगर किसी चीज को हम केमिकल डिकम्पोज कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड को केमिकल डिकम्पोज कर दिए, तो क्या होगा, दैट विल लीड टू द रैंडमनेस, इंक्रीज इन रैंडमनेस। ये सीधी सी बात है। अगर किसी को हम डिकम्पोज करते हैं तो वो जब टूट जाता है, ये कि बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में था, वो टूट जाता है, डिकम्पोज करते हैं, तो क्या होता है, उसका रैंडमनेस बढ़ जाता है। मान लीजिए एक आपका पक्का घर है ना, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ देंगे, बिल्डिंग कितना सिस्टमेटिक है, अगर बिल्डिंग को तोड़ देंगे वो बिल्कुल नीचे गिरेगा, देखिए हाउ मच रैंडमली दे विल बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड, है ना। सो रैंडमनेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। वैसे ही सब्सटेंस के केस में, यानी मॉलिक्यूल के जो हमारे रिएक्शन या प्रोसेस के केस में भी वैसे ही होता है। उसके बाद केमिकल डिकम्पोजिशन खत्म हुआ,
इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मान लीजिए मोर देन वन गैस को हमने क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अगर मिक्स कर दिए तो वो भी बढ़ जाएगा। ये एक आदमी है, यानी हम मान लीजिए 10 लड़के यहाँ पर हैं, हमारी रैंडमनेस जितना होगा, हम मान लीजिए साइड से खड़े और हमारे साथ आके 10 लड़कियां मिल जाती हैं, हमारे साथ मिल जाती है, तो क्या होगा, वहाँ रैंडमनेस और बढ़ जाएगा। मैं किसके पास चला जाऊँगा, वो किसके पास चला जाएगा, वो किसके पास चला जाएगा, तो रैंडमनेस क्या होगा, इट विल इंक्रीज। मान लीजिए 2 तरह के गैस मिला देते तो रैंडमनेस अपने आप बढ़ जाती है। लास्ट वन डिसोल्यूशन। अगर हम डिसोल्यूशन किसको कर लेते हैं, समझ गए ना, किसको डिसोल्यूशन करते हैं तो वो भी रैंडमनेस बढ़ता है। NaCl को पानी में डाल दें तो Na प्लस Cl माइनस, पानी के H प्लस OH माइनस, ऑल विल बी रैंडमाइज्ड, ऑल विल बी कंप्लीटली डिजॉर्डरनेस, सभी डिजॉर्डर हो जाएंगे। NaCl आयन NaCl लैटिस में था, क्रिस्टल लैटिस में था, जब उसमें उसको हमने पानी में डाला तो उसका जो पैटर्न था, क्रिस्टलाइन पैटर्न, क्रिस्टल पर टोटली ब्रोक, वो टूट गया, वो क्या हुआ, बिल्कुल कंप्लीटली रैंडमनेस हो गया। तो दैट इज ऑल्सो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि वहाँ टूटता है और यहाँ क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये सारे के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन रैंडमनेस में बी ए क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टानिटी ऑफ ए प्रोसेस और स्पॉन्टानियस ऑफ ए प्रोसेस, बट इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। क्योंकि अगर वैसा होता तो दुनिया की हर चीज, हर वस्तु, हर जो भी हम देख रहे हैं सभी गैस में होते, क्योंकि गैस का सबसे ज़्यादा क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा है गैसीय स्टेट का। लेकिन यहाँ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसीय स्टेट है, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एंट्रोपी इज नथिंग बट इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस द डिजॉर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। What is writing the property of a substance which measures the disorder or randomness in system। एक सिस्टम में कितना डिजॉर्डरनेस है और रैंडमनेस है, that determines the property that is entropy, ठीक है ना। it is represented as S। तो it is a state function like enthalpy and internal energy, ठीक है ना। delta S is equal to S final state minus N initial state because it's a state function। इसके बीच में होता है पाथ में क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, वी कैंट फाइंड आउट दैट, बट एट द स्टेट लेवल और एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल स्टेट माइनस एस इनिशियल स्टेट और एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। फॉर एनी केमिकल प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, यानी एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज द एंट्रोपी इन दैट केमिकल चेंज, ठीक है ना। For a reversible process, if the process is reversible, so delta S mathematically can be expressed is equal to delta A Q reversible by T. Q reversible is nothing but the quantity of the heat applied in a reversible system or reversible process at temperature T. So delta S is equal to Q reversible by Q reversible by T, and its unit is joule per Kelvin or joule per Kelvin per mole. You have to remember, no, unit. Then where Q reversible is the amount of heat supplied, ये रिवर्सिबल प्रोसेस एट टेम्परेचर T, समझ गए आप। तो ये जो अभी हमने इसका डेफिनेशन पढ़ दिया, सपोज करते हैं, तो एंट्रोपी होता क्या है ना, हमने तो डेफिनेशन पढ़ दिया, डेफिनेशन हमने रटा था या हमने याद किया था, आप भी याद कर लोगे। तो व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी क्या है, डेली लाइफ में हमारा कहाँ काम आता है, इसका क्या मतलब है, यानी इसका वैल्यू क्या है। आप एक अच्छी तरह जानते हैं, at the temperature 100 degree Celsius, यानी that is the boiling point of water, 100 degree Celsius temperature में both water and vapor can exist। समझ गए आप। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, यानी पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, दोनों स्टेट रहता है, वाटर यानी लिक्विड स्टेट रहता है और वेपर स्टेट रहता है, समझ गए। आप अपने घर में इसको प्रैक्टिकल कर देख सकते हो। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लो, उसको नीचे से गर्म करना और थर्मोमीटर लेना, जैसे ही आप देखना 100 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी इवापोरेट होगा। पानी जब वेपर होगा, इवापोरेट होगा, जब तक सारा पानी उस बर्तन से इवापोरेट नहीं हो जाएगा, आप समझ गए, द टेम्परेचर ऑफ दैट वेपर विल नॉट इंक्रीज, दैट विल स्टैग्नेंट 100 डिग्री सेल्सियस।
अगर वेपर को हम उसमें रखें, क्लोज सिस्टम में रखें, तो वो पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, गैस का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो क्या भाई चक्कर है, हम तो नीचे से हीट दे रहे हैं, बिकॉज द सप्लाई ऑफ हीट इज कंटिन्यू। हम नीचे दे रहे हैं, पानी उबलता जा रहा है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन ये हीट जा कहाँ रहा है। तो पानी अगर 100 डिग्री पहुंच गया तो 100 से बढ़ना चाहिए ना टेम्परेचर, लेकिन नहीं बढ़ता है। तो उसका क्या होता है फिर, ये जो नीचे से हम हीट देते हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। यानी पानी को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट द रैंडमनेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर इज गेटिंग स्टार्टेड। जब रैंडमनेस बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्टिमम, दैट इज वी कैन टेल दैट एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी है हम हीट नीचे से देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। तो रैंडमनेस जब पूरा होता है, ये रैंडमनेस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी होता है हम उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको याद होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपने पढ़ा होगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्रोपी। यानी जो एनर्जी हम नीचे से देते हैं पानी को उबालने के लिए, ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये सारा हीट उसके अंदर छिप जाता है। छिप जाता है, क्या होता है वो, इट इज जस्ट वर्किंग टू इंक्रीज द रैंडमनेस द वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एंट्रोपी, और टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। समझ गए आप। तो एंट्रोपी का फिजिकल मतलब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस। और दोबारा भी हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बर्फ ले रहे हैं ना, at 0 डिग्री सेल्सियस बोथ वाटर एंड आइस कैन एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। वाटर भी 100 में रहता है और 0 डिग्री में आइस भी रहता है। मान लीजिए हमने थोड़ा सा टेम्परेचर में ला के रख दिया 1 डिग्री या 2 डिग्री में, तो पानी, ये बर्फ क्या होगा, पानी में पिघलेगा। लेकिन आप देखें ना थर्मोमीटर रख के, जब तक सारा बर्फ वहाँ पिघल नहीं जाता है तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। व्हाई इट इज सो, क्या होता है, हम जितना हीट देते हैं उसको, तो दैट इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द रैंडमनेस और टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी उसके अंदर जो आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल है, उनका रैंडमनेस बढ़ाता है, तो उसके अंदर वो हीट छिप जाता है। हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गुप्त ताप हम कहते हैं। तो ताप क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। आप समझ गए तो एंट्रोपी कितना महत्व रखता है। यानी हर चीज में, हर प्रोसेस में, फ्यूजन हो, ट्रांजिशन, जितनी ट्रांजिशन होता है वो सारे में एंट्रोपी काम करता है। वैसे रिएक्शन में भी काम करता है एंट्रोपी। जैसे हमने बोला चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालना है ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए केमिकल चेंज। आप समझ गए। तो ये एंट्रोपी का स्पॉन्टानिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हमने देखा एंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर इज ए प्रॉपर्टी, द मेजर में द रैंडमनेस और डिजर्डनेस ऑफ द सिस्टम, तो इट इज क्वाइटली रैंडमनेस हो गया। तो अगर किसी सिस्टम का रैंडमनेस पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, दैट इज स्पॉन्टानियस क्लियरली। सो वी कैन राइट हियर इफ एस इज पॉजिटिव, एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, इट इज स्पॉन्टानियस। समझ गए। डेल्टा एच नेगेटिव था, क्या था ये, स्पॉन्टानियस था। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। सो दिस टू क्राइटेरिया measures the driving force of for the spontaneity of any chemical change or chemical reaction। आप समझ गए। एंट्रोपी also decides whether any chemical change may be spontaneous or not, but not the sole criterion. It also takes the assistance of decrease in energy। ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम को कंसीडर करते हैं ना, सिस्टम का कितना टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, तो हमको दो तरह से सोचना पड़ेगा। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है और एक ओपन सिस्टम है ना। मान लीजिए यहाँ हमने फिगर किया है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इधर नीचे एक O2 का वेसल है और इधर N2 का वेसल है, यानी इसमें N2 गैस रखा हुआ है और इधर O2 गैस रखा हुआ है। इसी O2 वेसल का ऊपर एक भाल्व लगा हुआ है और N2 वेसल का ऊपर एक भाल्व लगा हुआ है।
हम जैसे ही वाल्व खोलेंगे ये O2 गैस इसके अंदर जाएगा, चैम्बर में जाएगा, और N2 गैस का वाल्व खोल देंगे तो ये भी इसके अंदर चैम्बर के अंदर घुसेगा। ये चैम्बर आइसोलेटेड, यानी द मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सराउंडिंग टू ए सिस्टम टू सराउंडिंग, राइट। तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए हमें दोनों को खोल दिया, O2 का वाल्व खोल दिया और N2 का वाल्व खोल दिया, तो क्या होगा, तुरंत ही N2 गैस और O2 गैस इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तुरंत ही मिक्स हो जाएगा। तब तक ये गैस खत्म नहीं होता तो इधर मिक्स हो चलेगा, इट विल बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यहाँ देखिए हमने N2 का डॉट डॉट में शो किया है और O2 का राउंड में शो किया है, दोनों रैंडमली इट विल बी अक्यूमुलेटेड इन दिस चैम्बर, समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज इन रैंडम, सो आइसोलेटेड सिस्टम हियर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, बिकॉज इधर जैसे था उन्होंने जो ऑर्डर में था, यहाँ द डिसऑर्डरनेस ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, सो स्पॉन्टानियस, दिस इज स्पॉन्टानियस प्रोसेस बिकॉज डेल्टा एस बिकम्स पॉजिटिव हियर। ये तो समझ में आ गई बात है ना। मान लीजिए हमारे पास एक ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम में एक प्रोसेस चल रहा है, दिस इज ए ओपन सिस्टम। क्या हो रहा है, उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ले रखा है, उसको 2HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो होता है क्या क्या निकलेगा, CH3 सॉलिड प्लस 2HCl आपके क्या आएगा, CaCl2 आपके प्लस H2 लिक्विड प्लस CO2 गैस। आप देखिए इसमें 3 तरह का हो गया, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस हो गया। तो इधर इसमें से गैस क्या होगा, निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज एन ओपन सिस्टम, गैस है के बाहर सराउंडिंग में मिल जाएगा, और लिक्विड सॉलिड्स के अंदर रहेंगे ना। तो इधर जो एंट्रोपी चेंज हुआ सिस्टम के अंदर हुआ, बाहर भी हुआ, क्योंकि सराउंडिंग के बाहर चला गया ना, सराउंडिंग में चला गया ना गैस। तो ओपन सिस्टम के लिए हमको एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा, अब एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा, एस टोटल कितना, डेल्टा एस टोटल कितना होगा, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो फॉर स्पॉन्टानियस प्रोसेस हमको पता है डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो और भी एक बात है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, दैट इज मस्ट, क्योंकि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जितना जल्दी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जितना होगा, उसमें क्या होगा, एंट्रोपी जितना जल्दी बढ़ेगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो उधर क्या हो जाएगा, उतने ही बैकवर्ड में एंट्रोपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ विल बी कैंसल्ड ईच अदर, यानी डेल्टा एस रिवर्स, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना होगा, 0, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। फॉर ए सिस्टम डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल, एक सिस्टम के लिए डेल्टा एस रिवर्सिबल जितना होगा डेल्टा एस इरिवर्सिबल उतना होगा। और फॉर सराउंडिंग टू टाइप्स, फॉर रिवर्सिबल एंड फॉर रिवर्सिबल, अगर सराउंडिंग रिवर्सिबल कंडीशन हो, इरिवर्सिबल कंडीशन में विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम हो, तो क्या होगा, फॉर रिवर्सिबल डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, फॉर इरिवर्सिबल डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टोटल निकालना पड़ेगा, तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या लिखा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम का क्यू रिवर्सिबल बाई टी, सराउंडिंग का था क्या था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अगर हम उसको जोड़ेंगे सराउंडिंग का क्या इसका विपरीत होगा, तो माइनस हम लेंगे क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। दिस इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्यों हमने बोला जो फॉरवर्ड जितना रहेगा बैकवर्ड क्या उतनी जल्दी उतना ही एंट्रोपी हो जाएगा। तो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग कितना हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। वहां क्या होगा, क्योंकि बाय यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप देखिए डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या है, ये सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, दोनों मिलके क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट यूनिवर्स, यानी सारा विश्व। तो अगर डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग हम जोड़ दें कितना, डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव फॉर इट्स स्पॉन्टेनिटी। ये भी एक सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, आप समझ गए। तो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी फंक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नंबर 1, डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ, हमने पहले डिस्कस कर चुका है। दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ which it follows, but it depends upon the state of the system, either initial state or final state, and its absolute value cannot be determined, है ना।
डेल्टा एस इजिकल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ऑलवेज हमको लिखना है डेल्टा एस इजिकल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और इट इज डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला. वी कैंट राइट क्यू इरिवर्सिबल बिकॉज क्यू इरिवर्सिबल वैल्यू इज इंडेफिनाइट यानी अनसर्टन. वो कितना होगा बिकॉज सराउंडिंग इरिवर्सिबल में हम कह नहीं सकते या मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अनसर्टन एंड इट इज इंडेफिनाइट, है ना. दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने बोला डिपेंड्स अपॉन मास नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. नंबर 3 है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 फॉर ए साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर ए रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस हो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो विश्व का डेल्टा एस एंट्रोपी से हर वक्त बढ़ता जाता है. ये कैसा बात है, यूनिवर्स का जो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी हर वक्त बढ़ता जाता है, ये ठीक है या गलत है आप सोचिए. मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. हमारा जो अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या था, कोयला था. हम कोयला को लाए, बाहर जलाए, उसको क्या किया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना. तो वी आर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी यानी विश्व का एंट्रोपी भी बढ़ रहा है. दिस इज द बाय मैन मेड है या दिस इज बाय ह्यूमन. अदर वे भी विश्व का एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. दूसरी बात, अगर इफ रिवर्सिबल होगा, विश्व को हम रिवर्सिबल मानते हैं तो डेल्टा एस क्या होगा, द वैल्यू विल बी ए कांस्टेंट. ठीक है, द वैल्यू विल बी ए कांस्टेंट. डेल्टा एस बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम. डेल्टा एस जब रिएक्शन चलता है, जब इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तभी डेल्टा एस मैक्सिमम होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही दोनों बराबर है, रेट ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्डेशन. तो उस वक्त ही डेल्टा एस क्या होगा, मैक्सिमम होगा. उसका लास्ट डेल्टा एस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. समझ गए आप. इसको आप याद रखना, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी. राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी. ओके. अब देखिए एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस. नो, तो अगर हम पहले सॉलिड से लिक्विड को बारे में डिस्कस करेंगे तो वी नो डेल्टा एस ट्रांजिशन इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. वी हैव टू रिमेंबर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. नो, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन एंट्रोपी कितना होगा ना, लिक्विड का एंट्रोपी कितना है माइनस सॉलिड का एंट्रोपी कितना है. चेंज होने के बाद लिक्विड का एंट्रोपी कितना है और सॉलिड का कितना है. तो हम कैसे निकालेंगे, सॉलिड का लिक्विड का कितना होगा, क्यू रिवर्सिबल लिक्विड बाई टी, क्यू रिवर्सिबल सॉलिड बाई टी. तो अगर टी नीचे है तो क्यू रिवर्सिबल लिक्विड बाई क्यू रिवर्सिबल सॉलिड. इसका मतलब क्या है, हीट एट लिक्विड एंड हीट वी हैव सप्लाइड एट द सॉलिड. तो दैट इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी, है ना, फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी डिवाइड बाई टी. तो फॉर आइस फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी वी नो दैट इज 6025 जूल पर मोल. जब आइस पिघलता है पानी में है तो उसका कितना एंथैल्पी चेंज 6025. सो नथिंग बट टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन. तो डेल्टा एस फ्यूजन एंट्रोपी कितना हो जाएगा 6025 by 273 is equal to 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल. दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0. सो दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हम इसी एक्सप्रेशन से हमको पता चल गया आइस का पिघलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आइस का भी रेत को पिघलता रहता है. समझ गए. इस इक्वेशन से हमने निकाला जो पढ़ा एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. आप समझ गए. वैसे ही अब अभी और दे रहा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन गए, एंट्रोपी ऑफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन. ठीक है. दूसरा फेज ट्रांजिशन देखिए एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन मतलब क्या है, वेपर से लिक्विड को हम घटाएंगे यानी एंट्रोपी ऑफ द वेपर एट द वेपर स्टेज एंड एंट्रोपी एट द लिक्विड स्टेज. तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपोराइजेशन डिवाइड बाई अमाउंट व्हाट इज द टेम्परेचर. सो अगर हम वाटर का निकालें वेपोराइजेशन कितना होगा, हमको मालूम है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 40730 जूल पर मोल. ये हमको पहले से डिटरमाइन किया हुआ है. डिवाइडेड टेम्परेचर कितना है 800 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन. सो इसको डिवाइड करने से कितना 109 जूल पर केल्विन पर मोल. ये कितना है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव. तो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब हम पानी उबालते हैं पानी अपने आप क्या होता है वेपोराइज हो जाता है ना. ठीक है. वैसे सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन वैसे ही बिल्कुल डिटो. एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड यानी जब सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन का एंथैल्पी चेंज कितना है डिवाइड बाई टी. जैसे आयोडीन का हम डायरेक्ट आयोडीन सब्लिमेट हो जाता है तो उसका भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो हमको एंथैल्पी उसके लिए पता होना चाहिए कितना चेंज होता है. तो ये बहुत आसान है. एंट्रोपी दिस इज वन ऑफ द
extensive property, and this is state function you have to remember, and you have to remember the characteristics, everything, how it is utilized in the calculation of the phase transition also, the entropy, the value, it's how it is determined, you have to also remember. ठीक है ना.